हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्राइम स्टूडियोज में। आज जिस जेल ब्रेक की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, उसे पूरे जर्मनी की सबसे बड़ी जेल ब्रेक कहा जाता है। इस जेल ब्रेक को सबसे बड़ी जेल ब्रेक का खिताब इसलिए दिया गया क्योंकि इस पूरी जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड अपने साथ 76 और कैदियों को लेकर फरार हो गया। इस पूरी प्लानिंग में भागने के लिए जो सुरंग खोदी गई, उसे वहां के गार्ड्स ने बॉम्ब से उड़ाकर बंद भी कर दिया। मगर फिर भी ये सभी कैदी जेल से भागने में कामयाब हो गए और भागने के लिए जो तरीका उन्होंने अपनाया, उसे पूरी नाजी आर्मी को भी हिलाकर रख दिया। तो आखिर क्या था वो मास्टर प्लान जिसके जरिए सभी कैदी जेल से भागने में कामयाब हो गए? और कौन था इस पूरे जेल का मास्टरमाइंड? और क्या वो कैदी दोबारा पुलिस के हाथ लगे? ये जानकर आप रोमांचित हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है सन 1943 से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने पीक पर था। इस वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने अपनी आर्मी के साथ यूरोप के कई देश पर हमला कर दिया, जिसमें वो लोग वहां के आर्मी सोल्जर्स को गिरफ्तार कर उन्हें अपना कैदी बना लेते। इन कैदियों के लिए जर्मनी ने हर जगह कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाना शुरू किया, जिसमें वो कैदी को कैद कर सके। मगर ज्यादातर कैदी वहां से भागने में कामयाब हो जाते थे, क्योंकि ये सभी बस कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे जिनमें ना कोई सीमेंट की बिल्डिंग थी और ना ही कोई सेल। हालांकि वो सभी कैदी भागने के फौरन बाद पकड़े भी जाते, मगर उनके बार बार भाग जाने की वजह से परेशान होकर जर्मन्स ने ज्यादा प्रोफेशनल और मजबूत जेल कैंप बनाना शुरू कर दिया। और इन कैंप्स में उन लोगों को रखा जाता जो पहले भी भागने की कोशिश कर चुके थे, ताकि वो दोबारा इस कैंप से ना भाग पाए। इस जेल कैंप में एक सबसे मशहूर कैंप था जिसका नाम था सातालैग लूफ 3। इस जेल कैंप को इस तरीके से बनाया गया था कि इससे भागना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इन सभी कैंप्स को बनाने में मिलिट्री बैरक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें जमीन से कुछ ऊंचाई पर सीमेंट के पिल्लर पर रख दिया गया था। ऐसा करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि कोई भी कैदी जमीन में सुरंग ना खोद पाए, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करेगा तो वो बैरक और जमीन के बीच के गैप की वजह से पकड़ा जाएगा। इन कैंप्स को हाई सिक्योरिटी बनाने के साथ साथ वहां के जमीन में माइक्रोफोन्स भी लगाए गए थे, ताकि किसी भी तरीके की खुदाई की आवाज को फौरन पकड़ा जा सके। और साथ ही साथ वहां की जमीन भी इतनी नरम थी कि खुदाई करने की वजह से वो पूरी तरीके से धंस सकती थी। ये पूरा डिटेंशन कैंप दोनों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था, जिस पर बड़ी बड़ी कांटेदार जालियां भी बंधी हुई थी। और साथ ही साथ उन दीवारों पर वॉच टावर्स भी थे, जिन पर गार्ड्स 24/7 उस जगह पर नजर रखते थे। इस जेल से किसी भी कैदी के लिए भागना लगभग नामुमकिन था, मगर एक कैदी था जिसने ना सिर्फ ये जेल तोड़ी, बल्कि अपने साथ साथ 76 और कैदियों को लेकर जेल से फरार हो गया। इस कैदी का नाम था रॉजर बुशहेल, जो एक ब्रिटिश एयरफोर्स का पायलट था। जर्मनी के खिलाफ अपने मिशन को अंजाम देने के दौरान रॉजर के प्लेन को मार गिराया जाता है, मगर इससे पहले कि रॉजर का प्लेन क्रैश करता, वो पैराशूट लेकर प्लेन से कूद गया। और जैसे ही वो नीचे पहुंचा, जर्मन आर्मी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद रॉजर को 2 बार अलग अलग डिटेंशन कैंप में डाला गया, मगर हर बार वो वहां से भाग जाता और फिर पकड़ा भी जाता। दूसरी बार वो डिटेंशन कैंप से जब भागता है, तो उसके साथ साथ एक और कैदी था जो सीज रिपब्लिक आर्मी में एक सोल्जर था। वो दोनों फैसला करते हैं कि वो भागकर सीज रिपब्लिक चले जाएंगे, और सीज रिपब्लिक पहुंचने के बाद उन दोनों को एक सर छुपाने की जगह भी मिल जाती है। ये सर छुपाने की जगह उन दोनों को वहां की एक लोकल फैमिली ने दी थी, जिसे उन दोनों पर तरस आ गया था, और उन्होंने उन दोनों को अपने साथ रख लिया, क्योंकि जर्मन रिपब्लिक ने सीज रिपब्लिक के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रखा था। और इसी दौरान जर्मनी के एक बहुत ही बड़े कमांडर की सीज रिपब्लिक में हत्या हो जाती है। इस हत्या के बाद जर्मनी आर्मी पूरे सीज रिपब्लिक में एक बहुत ही बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाती है, जिसमें वो शक के दायरे में आने वाले लोगों को या तो गिरफ्तार कर लेते या उन्हें फौरन मार देते। जर्मनी आर्मी ने जब उस एरिया को तलाशना शुरू किया जिसमें वो फैमिली भी थी, जहां वो दोनों छुपे हुए थे, तब रॉजर और उसका साथी फैसला करते हैं कि वो दोनों यहां से चले जाएंगे, ताकि वो फैमिली खतरे से बची रहे और उन पर कोई भी मुसीबत ना आए। और वो दोनों अभी घर से निकल ही रहे थे, तभी जर्मन आर्मी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि रॉजर और उसके साथी ने जर्मन आर्मी को उस फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया जिसने उनकी मदद की थी, मगर उस फैमिली का एक पड़ोसी था
जिसने उन दोनों को उनके घर से आते जाते देखा था। और पूछताछ में सजा से बचने के लिए वो जर्मन आर्मी को उस फैमिली के बारे में बता देता है, जिसके बाद जर्मन आर्मी उस पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार देती है। इस हादसे से रॉजर पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से वो नाजियों से बेहद नफरत करने लगा और उसने फैसला कर लिया कि वो किसी भी तरीके से जर्मन शासन को खत्म कर देगा। दोबारा गिरफ्तार होने के बाद रॉजर और उसके साथी को स्टालग लूफ 3 कैंप जेल में भेज दिया जाता है। ये वही कैंप था जहां बार बार भागने वाले कैदियों को रखा जाता था। कैंप पहुंचने के बाद रॉजर ये फैसला कर लेता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा और अपनी प्लानिंग के बारे में सोचने लगता है। अब पहले प्लान को अंजाम देने के लिए रॉजर वहां के दूसरे कैदियों से दोस्ती बढ़ाना शुरू करता है। वो लोगों से इतनी अच्छी तरीके से पेश आता है कि महज कुछ ही महीनों में वो जेल के अंदर अपनी एक टीम बनाने में कामयाब हो जाता है। इस टीम में 5 से 6 लोग शामिल थे और इन सभी का एक ही मकसद था कि वो जेल से ज्यादा कैदियों को बाहर निकालेंगे, क्योंकि इन जेल कैंप्स में जो कैदी थे वो सभी ज्यादातर हाई रैंक मिलिट्री ऑफिसर थे। इसीलिए रॉजर ने यह बहुत ही अच्छी तरीके से जान लिया था कि वो जितने ज्यादा कैदी यहाँ से भगाएगा, जर्मन फोर्स उतना ही ज्यादा सोल्जर उन्हें ढूंढने में लगाएगी, जिससे उनकी पूरी ताकत और उनका पूरा ध्यान सोल्जर को ढूंढने में बर्बाद होगा। रॉजर का मकसद बिल्कुल साफ था और अब जरूरत थी बस एक प्लान की, जिसकी मदद से वो जेल ब्रेक को अंजाम दे सके। रॉजर के सामने जेल से भागने का बस एक ही रास्ता था और वो था कि वो जेल के नीचे सुरंग खोदकर वहां से भाग जाए। मगर क्योंकि जेल मिलिट्री बैरक्स जमीन से ऊपर पिल्लर पर रखा गया था और जमीन के नीचे माइक्रोफोन्स भी बिछाए गए थे ताकि किसी भी तरीके की खुदाई की आवाज का पता चल सके, इसीलिए रॉजर को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने प्लान की शुरुआत कहां से और कैसे करेगा। उधर गार्ड्स भी इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे कि कैदी भागने के लिए सुरंग का इस्तेमाल जरूर करेंगे, इसीलिए वो लोग 24/7 जेल कैंप के नीचे नजर रखते थे ताकि कोई भी कैदी सुरंग ना खोद सके। और तभी रॉजर के दिमाग में एक हैरतअंगेज और अनोखा आइडिया आता है, जिसकी वजह से उसने जर्मनी की सबसे बड़ी जेल ब्रेक को अंजाम दिया। रॉजर फैसला करता है कि वो एक सुरंग के बजाय 3 सुरंग खोदेगा। ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि गार्ड्स को जैसे ही एक सुरंग के बारे में पता चलेगा, वो लोग सुरंग की छानबीन और उसे बंद करने में लग जाएंगे और उनका ध्यान इस बात की तरफ नहीं जाएगा कि जेल में दूसरी भी सुरंग हो सकती है। मगर रॉजर के सामने एक और मुसीबत खड़ी थी और वो ये थी कि जो गार्ड्स इस कैंप में थे वो कोई मामूली गार्ड्स नहीं थे, बल्कि वो स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स थे, जिन्हें खुद हिटलर ने अपॉइंट किया था, जिन्हें जेल से भागने के रास्तों का पता लगाने की ट्रेनिंग दी गई थी। अब रॉजर और उसकी टीम के सामने कई मुसीबतें खड़ी थी और इस प्लान को सीक्रेट रखना उनका सबसे पहला मकसद था और इसे निपटाने के लिए वो लोग उन तीनों सुरंगों को एक एक नाम देते हैं जिन्हें वो लोग खोदने वाले थे। पहली सुरंग का नाम रखा गया टॉम, दूसरी का डेविड और तीसरी का हैरी। और अब जब वो लोग सुरंग के बारे में बात करते थे तो उनका नाम लेकर बात करते थे, जिससे किसी को भी ये शक नहीं होता था कि वो लोग सुरंग के बारे में बात कर रहे हैं। रॉजर ने सुरंग को नाम देने का फैसला इसलिए भी किया था क्योंकि जेल्स के गार्ड अपने खबरियों को भी कैदी बनाकर जेल के अंदर भेजते थे ताकि वो दूसरे कैदियों के बीच होने वाली बातचीत और जेल के अंदर चल रही प्लानिंग के बारे में जान सके। रॉजर और उसकी टीम ने इन खबरियों को भी पकड़ने का तरीका निकाल लिया था और जैसे ही कोई नया कैदी खबरी बनकर उनकी जेल में आता, वो लोग उससे दोस्ती कर लेते और उससे बातें करने लग जाते और बातों बातों के दौरान वो उससे ये भी पूछ लेते कि वो कैसे गिरफ्तार हुआ और वो कहाँ का रहने वाला है। मिसाल के तौर पर अगर वो कैदी उन्हें ये बताता कि वो लंदन का रहने वाला है, तो वो अपनी जेल के एक पुराने कैदी को बुला लेते जिसका ताल्लुक लंदन से होता और वो पुराना कैदी उसे नए कैदी से लंदन के बारे में सवाल जवाब करने लगता। वो नया कैदी से लंदन के मौसम के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में और वहाँ के जगहों के बारे में सवाल करता और उससे ये पूछता कि वो लंदन में कहाँ का रहने वाला है। इन सवालों को पूछने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो जानना चाहते थे कि ये सच में लंदन में ही रहने वाला है या नहीं, क्योंकि इन सवालों का जवाब वो ही दे सकता था जो उस जगह का रहने वाला हो। इस तरीके से
रॉजर और उसकी टीम को ये जानने में बहुत आसानी हो जाती है कि ये कैदी सच में कैदी है या नाजी का कोई खबरी। और जैसे ही उन्हें ये बात पता चल जाती कि ये एक खबरी है, वो गार्ड से कहते कि उन्हें इस बारे में मालूम है और वो अपने खबरी को बाहर निकाल ले, वरना उसकी जान खतरे में हो सकती है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ये तरीका हमेशा काम कर जाता था और उनके बीच छुपे कैदी आसानी से पकड़े जाते थे। इस जेल कैंप में लगभग 600 कैदी थे और रॉजर कम से कम 200 कैदियों को वहां से बाहर निकालना चाहता था। इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल भरा मिशन बनता जा रहा था, क्योंकि इस प्लान की सभी इंफॉर्मेशन रॉजर और उसके 5 साथियों के पास थी और बाकी कैदी जो भागने वाले थे उन सबको इस प्लान के कुछ कुछ हिस्सों के बारे में पता था। मिसाल के तौर पर कैदियों के एक ग्रुप को बस टनल हैरी के बारे में पता था, तो दूसरे ग्रुप को टनल डेविड के बारे में, और तीसरा ग्रुप बस टनल टॉम के बारे में जानता था। चौथे ग्रुप का काम था कि वो सुरंग खोदने के लिए औजारों का इंतजाम करेंगे। पांचवें ग्रुप का काम था कि वो खुदाई में निकलने वाली मिट्टी को ठिकाने लगाएंगे। हर कैदी को एक एक काम दिया गया था और वो बस अपने काम के बारे में जानता था, इस बात से बेखबर कि इस पूरी जेल ब्रेक को कैसे अंजाम दिया जाएगा। और ये बहुत जरूरी भी था इस पूरे मिशन को सीक्रेट रखने के लिए। अब रॉजर के लिए जो सबसे जरूरी काम था वो ये था कि उसी जेल में होने वाली एक्टिविटी के बारे में पता हो, और तब रॉजर अपने खबरियों का एक नेटवर्क बनाकर उस जेल के हर कोने में भेजना शुरू करता है। इन खबरियों का काम था कि वो जेल के गार्ड्स और उनके मूवमेंट्स पर नजर रखे, ताकि उनके प्लान के मुताबिक होने वाले कामों में कोई रुकावट ना आए। उन सभी कैदियों ने अपने एक साइन लैंग्वेज बना रखी थी और उनके काम के दौरान जैसे ही कोई गार्ड्स उनके पास होता तो कोई कैदी अपना टोपी घुमाने लगता और उसे देख दूसरा कैदी अंगड़ाई लेने लगता और उसे देख तीसरा कैदी खांसने लगता, और इस तरीके से वो एक दूसरे को सिग्नल देकर अलर्ट कर देते, जिसकी वजह से वो लोग अपने औजार बनाने के काम को रोक देते। रॉजर के सामने सबसे बड़ी परेशानी जो थी वो थी ये जमीन जिस पर ये कैंप बनाया गया था, क्योंकि ये जमीन इतनी नरम थी कि इसे खोदने पर वो कभी भी धंस सकती थी और इसे रोकने के लिए जरूरत थी लकड़ी के बोर्ड्स की, जिसकी सपोर्ट से सुरंग को रोका जा सके। और इसीलिए उनमें यह तय होता है कि वो सभी अपने अपने बेड से लकड़ियां काट कर जमा करना शुरू करेंगे। हालांकि रॉजर और उसकी टीम की प्लानिंग अपने जुरूर पर थी और उन्हें अपने बेड से लकड़ियां काट कर जमा करना भी शुरू कर दी थी, मगर सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि इन लकड़ियों को सुरंग के अंदर लगाए कैसे, क्योंकि ना तो उनके पास हथौड़ा था और ना ही कीले, और अगर वो हथौड़ी और कीलों का इंतजाम भी कर लेते तो जमीन के नीचे लगे माइक्रोफोन की वजह से वो ठोक पीट का काम नहीं कर पाएंगे। और तब रॉजर के दिमाग में एक अनोखा आइडिया आता है। रॉजर सभी कैदियों से कहता है कि वो इन लकड़ियों को काट कर इस तरीके से शेप दें जिससे उन लकड़ियों को एक दूसरे में फंसाया जा सके, और फिर वो इन सभी लकड़ियों को एक दूसरे में फंसाकर उस सुरंग के अंदर लगा देंगे, जिससे सपोर्ट से सुरंग खड़ी रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उन लोगों ने लकड़ियों के बोट्स अपने बेड से काटे कैसे, और वो भी बिल्कुल उसी शेप में जैसा उन्हें चाहिए था। तो इसका जवाब ये था कि उन जेल कैंप्स में कैदियों को ग्रामोफोन्स दिए गए थे ताकि वो म्यूजिक सुन सके, और इन्हीं ग्रामोफोन्स के अंदर एक मेटल स्प्रिंग होती थी जो बहुत ही मजबूत थी और उसकी धार भी बहुत तेज थी, और उसे सीधा करने पर वो बिल्कुल आरी का काम कर रही थी। और इसी मेटल स्प्रिंग की मदद से वो सभी कैदी लकड़ियों को काटने में कामयाब हो गए। अब रॉजर और उसकी टीम के सामने जो सबसे जरूरी काम था वो था इन सुरंग को खोदना, मगर क्योंकि माइक्रोफोन बिल्कुल जमीन के ऊपर और जेल बैरक के बीच में लगे थे, इसीलिए इन सुरंग को बहुत ही गहराई तक खोदना जरूरी था ताकि किसी भी तरीके की आवाज माइक्रोफोन में ना पकड़ी जा सके। उनके प्लान के मुताबिक लगभग 10 मीटर गहरी सुरंग खोदने के बाद वो लोग एक 200 मीटर लंबी सुरंग और खोदेंगे जो पूरी जेल और उसकी दीवार को पार करके सीधा बाहर जाकर एक जंगल में खुलेगी, क्योंकि रॉजर ने यह फैसला किया था कि वो लोग जेल के गार्ड्स को चकमा देने के लिए बिल्कुल एक जैसी 3 सुरंगें खोदेंगे। इसीलिए उसके और उसकी टीम के लिए यह बहुत ही पेचीदा और मुश्किल काम होता जा रहा था, और साथ ही साथ खुदाई में निकलने वाली मिट्टी और रेत भी उन्हें ठिकाने लगानी थी। मगर इससे निपटने के लिए
उन सभी 200 कैदियों ने अपना काम बखूबी निभाया। वो सभी कैदी उन सुरंग से निकलने वाली मिट्टी को अपने जेबों में भरते और बाहर आकर उस मिट्टी को सब्जियों के खेत में फेंक देते जो जेल कैंप के अंदर थे। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब माइक्रोफोन्स बिल्कुल जमीन के ऊपर और जेल के बैरक के बीच थे, तो आखिरकार इन लोगों ने खुदाई करना शुरू कहां से की। मगर इस सुरंग का रास्ता इतना अनोखा और अजीबोगरीब था जिसकी तरफ ना किसी का ध्यान गया और ना किसी को पता चला। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि ये जेल कैंप मिलिट्री बैरक्स में बनाए गए थे और उन्हें जमीन से कुछ ऊंचाई पर सीमेंट के पिलर पर रखा गया था, जिसकी वजह से उनके बीच में इतना गैप था कि उन्हें नीचे आसानी से देखा जा सके। इसीलिए रॉजर ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इन सीमेंट के पिलर से सुरंग का रास्ता बनाया। ये पिलर सिर्फ बैरक को सहारा ही नहीं दे रहे थे, बल्कि इन पिलर के अंदर से वाटर पाइपलाइंस और इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग भी होकर गुजर रही थी। और कुछ पिलर्स और भी ज्यादा चौड़े थे क्योंकि उनमें गुजरने वाली पाइपलाइंस काफी बड़ी थी। इन सुरंग का सबसे पहला एंट्रेंस टनल हैरी में था। इस एंट्रेंस के ऊपर ही एक हीटिंग स्टोव रखा गया था और ये एंट्रेंस वही पिलर था जिसके ऊपर जेल बैरक्स था और जहां से रॉजर ने सुरंग बनाने का रास्ता ढूंढा था। रॉजर की टीम की 2 लोगों ने इन हीटिंग स्टोव्स को उठाया और उसके नीचे जो सेरमेटिक प्लेट थी उसे भी हटा दिया। सेरमेटिक प्लेट हटाने के बाद उनके सामने पिलर के अंदर जाने का रास्ता खुल चुका था और फिर उन्होंने उस सीमेंट पिलर के अंदर जाकर सुरंग खोदना शुरू कर दी। जेल के गार्ड्स को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कैदी पिलर के ऊपर रखे हीटिंग स्टोव्स को हटाकर उसके अंदर से सुरंग बनाएंगे, क्योंकि ये हीटिंग स्टोव्स उन गार्ड्स ने खुद वहां रखे थे। दूसरी सुरंग के एंट्रेंस टनल डेविड के ऊपर था। इस जेल बैरक में पिलर के ऊपर एक बड़ी नाली बनी थी जो जेल से ढकी हुई थी और वो लोग इस जाली को हटाकर उस नाली के अंदर से खुदाई करना शुरू कर देते हैं। मगर उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि खुदाई करने के बाद ये सुरंग जाली से नहीं छुप पाई और तब रॉजर की टीम के एक कैदी ने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी और रेत में पानी डाल देता है और उसे सीमेंट जैसा बनाकर उस जाली के नीचे बिछा देता है, जिससे सुरंग भी छुप गई और वो नाली दिखने में बिल्कुल पहले जैसी लगने लगी। अब वो लोग हर बार उस सीमेंट को हटाते, खुदाई करते और उस गड्ढे को फिर से सीमेंट से छुपा देते। तीसरी सुरंग का एंट्रेंस टनल टॉम के ऊपर था और ये बिल्कुल पहली सुरंग के एंट्रेंस की तरह था जो हीटिंग स्टोव्स के नीचे होकर गुजरता था। मगर इस हीटिंग स्टोव के नीचे सेरमेटिक प्लेट्स की जगह सीमेंटेड प्लेट थी और जब कैदियों ने ये सीमेंटेड प्लेट्स उठाने की कोशिश की तो वो जगह जगह से क्रैक होने लगी। हालांकि वो लोग चाहते तो इस एंट्रेंस को छोड़कर किसी दूसरे एंट्रेंस को चुन सकते थे और वहां से हीटिंग स्टोव्स को हटाकर सुरंग खोदना शुरू कर सकते थे। मगर हर पिलर में पाइपलाइन ना होने की वजह से उन पिलर्स के अंदर जाने का रास्ता बंद था, क्योंकि सीमेंटेड प्लेट्स उठाने में क्रैक हो गई थी। इसीलिए दोबारा अपना पुराना पैतरा आजमाते हुए इन कैदियों ने फिर से मिट्टी और रेत में पानी डालकर सीमेंट बनाई और उसे सीमेंटेड प्लेट्स बनाकर उस हीटिंग स्टोव्स के नीचे रख दिया, जिससे गार्ड्स की आंखें भी धोखा खा गई और इस प्लेट को देखने के बावजूद उन्हें ये नहीं पता चला कि ये प्लेट बदली गई है। अब रॉजर की टीम के लोग उन हीटिंग स्टोव्स को उठाकर उसके नीचे से प्लेट को हटाते और बाकी कैदी उन रास्ते से नीचे जाकर सुरंग को खोदना शुरू कर देते और ऊपर से एंट्रेंस को प्लेट और स्टोव्स रखकर बंद कर दिया जाता। इस तरह उन्हें खुदाई करते हुए कई महीने गुजर गए और तब एक दिन एक गार्ड जेल की तलाशी लेने के लिए उस जेल बैरक में घुसता है जिसमें टॉम टनल की खुदाई चल रही थी और जिस पर दूसरी सीमेंट की प्लेट बनाकर लगाई गई थी। उस गार्ड के हाथ में एक छड़ी थी और वो छड़ी उसके हाथ से बिल्कुल वहीं जाकर गिरती है जहां सीमेंट की प्लेट बनाकर लगाई गई थी। छड़ी जैसे ही सीमेंट प्लेट से टकराती है वो सीमेंट प्लेट किनारे से हल्की सी टूट जाती है और गार्ड जैसे ही उस सीमेंट प्लेट को छूकर देखता है उसे समझने में देर नहीं लगती है कि सीमेंट प्लेट अभी हाल ही में ही बनाई गई है। वो गार्ड फौरन ही अपने एक साथी को बुलाता है और उसके साथ मिलकर पहले हीटिंग स्टोव्स को हटाता है और फिर जैसे ही वो लोग सीमेंट प्लेट को हटाकर देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन दोनों गार्ड्स के सामने वो सुरंग थी जिसका नाम रॉजर ने टॉम रखा था और सुरंग का पता चलते ही उस पूरी जेल बैरक को
खाली कराकर उस सुरंग को बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है। सुरंग को बॉम्ब से उड़ाने के बाद जर्मन फोर्स का ध्यान इस बात की तरफ गया ही नहीं कि जेल के अंदर और भी सुरंग हो सकती है, क्योंकि उनका मानना था कि इतनी प्लानिंग और इतनी मेहनत से बनाई हुई सुरंग को बनाने में वैसे ही काफी वक्त लगता है, और क्योंकि उन्होंने सुरंग को बॉम्ब से उड़ा दिया था, इसीलिए कोई भी दूसरी सुरंग बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। जबकि वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि दो और सुरंगें पहले ही खोदकर तैयार की जा चुकी हैं, और यहीं पर रॉजर के 3 सुरंगें बनाने का प्लान काम कर गया, जिसकी वजह से वो जर्मन फोर्स को चकमा देने और उनका ध्यान बाकी 2 सुरंग से भटकाने में कामयाब हो गया था। जेल के गार्ड्स को अब ये लगने लगता है कि यहाँ से कोई भी नहीं भाग पाएगा, और इसीलिए अब उन्होंने जेल बैरक की तलाशी लेना भी कम कर दिया था, जिसकी वजह से सभी कैदी काफी खुश थे। मगर उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद जर्मन फोर्स जेल के एरिया को उसी साइड से बढ़ाने का फैसला करती है जहां से टनल डेविड खोदी जा रही थी। रॉजर और उसकी टीम इस टनल का इस्तेमाल भागने के लिए करने वाले थे, और इसीलिए वो इसे 200 मीटर लंबा खोद रहे थे, ताकि वो इस रास्ते से सीधा पास वाले जंगल में निकले और वहां से भाग जाए। जर्मन फोर्सेस ने जेल के हिस्से को बढ़ाने के लिए उस जंगल के पेड़ को भी काटना शुरू कर दिया और वहां पे अपनी बाउंड्रीज लगा दी, जिसकी वजह से रॉजर और उसकी टीम के लिए डेविड टनल से भागने का ऑप्शन खत्म हो गया, और उसने उस टनल में काम को रुकवा दिया। काम रुकवाने के बाद रॉजर आखिरी बची टनल हैरी पर अपना पूरा ध्यान लगा देता है, और वो उसमें पूरी पूरी रात खुदाई करवाता है। उससे निकलने वाली मिट्टी और रेत को डेविड टनल में रखवाने लगता है, जिसमें उसने काम बंद करवा दिया था, क्योंकि खुदाई के दौरान कैदियों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। इसीलिए रॉजर वहां वेंटिलेशन का भी इंतजाम करने के लिए दूध के डब्बे जमा करवाना शुरू करता है, और इन सभी डब्बों को एक साथ जोड़कर इन्हें एक पाइपलाइन की तरह पूरी सुरंग में बिछा दिया जाता है। पाइपलाइन बिछाने के बाद जो सबसे जरूरी काम था वो था सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करना, और इसी के लिए रॉजर ने कई सारे बैग्स को एक एयर पंप के साथ जोड़कर उन बैग्स के मुंह को दूध के डब्बों की पाइप के साथ जोड़ दिया। अब एक कैदी लगातार उस एयर पंप के जरिए उन बैग्स में हवा भरता था, जिससे वो हवा दूध के डब्बों से होते हुए उस गुफा में जाती, और वो सभी कैदी आसानी से लंबे समय तक अपनी खुदाई का काम करते। खुदाई के दौरान 5 लोगों को बस एक ही काम सौंपा गया था कि वो इस टनल में निकलने वाले मलबे को डेविड टनल तक लेकर जा सके, जिसमें अब उन्होंने अपना काम बांध दिया था। हालांकि जैसे जैसे वो लोग सुरंग खोदकर आगे बढ़ते जा रहे थे, उसके अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था, और इसे निपटाने के लिए रॉजर और उसकी टीम ने जेल कैंपस में काम कर रहे इलेक्ट्रीशियन के पास एक केबल वायर चुरा लिया, और साथ ही साथ जेल के कई बैरक से लैंप भी गायब कर दिए। अब रॉजर और उसकी टीम्स ने इस लैंप केबल के वायर को उन्हीं पिल्लर के नीचे से जा रही इलेक्ट्रिक वायर के साथ जोड़ देते हैं, जिससे पूरी सुरंग में अच्छी खासी रोशनी हो गई। अब उन्हें खुदाई करते हुए पूरा 1 साल बीत चुका था, और रॉजर के साथ जितने भी कैदी थे वो सभी सुरंग को खोदने में कामयाब हो गए थे, और अब वो लोग इंतजार करने लगे थे एक सही वक्त का, जब उन्हें इस जेल से भागने का मौका मिले। रॉजर और उसकी टीम ने यह तय किया कि वो लोग उस रात को जेल से भागेंगे जिस रात अच्छी खासी बारिश हो रही होगी। मगर कई रात इंतजार करने के बाद भी जब बारिश नहीं हुई, तब वो लोग फैसला करते हैं कि अब वो जेल से भागेंगे जिस रात चांद की रोशनी बिल्कुल भी ना हो और आसमान में बिल्कुल अंधेरा हो। और फिर आती है 24 मार्च 1944 की रात। ये वो रात थी जिस रात रॉजर ने फैसला कर लिया था कि वो अपने साथ सभी कैदियों को लेकर इस जेल से फरार हो जाएगा। रॉजर ने सभी कैदियों को यह पहले ही समझा दिया था कि आधी रात होते ही वो सभी उस जेल बैरक में जमा होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें से टनल हैरी के अंदर जाने का रास्ता है और जहां से वो लोग भागने वाले हैं। रॉजर ने सभी कैदियों की एक लिस्ट बना रखी थी, और वो जेल बैरक के अंदर आने वाले हर कैदी को चेक कर रहा था, ताकि इन कैदियों के बीच कोई ऐसा शख्स ना आ जाए जो गार्ड्स का खबरी हो। अब एक एक करके सभी कैदी उस सुराग के अंदर घुसते हैं और रेंगते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि रॉजर और उसकी टीम ने
पूरी सुरंग को खोद ली थी, मगर अभी भी उन्होंने बाहर निकलने वाले रास्ते को सिर्फ आधा खोद कर ही छोड़ दिया था और उसे पूरा नहीं खोदा था। रॉजर का मानना था कि अगर वो बाहर निकलने वाले रास्ते को पहले से ही खोद देंगे तो गार्ड्स की नज़र उस गड्ढे पर पड़ सकती है और वो लोग पकड़े जा सकते हैं, और इसीलिए रॉजर फैसला करता है कि वो लोग उस गड्ढे को बिल्कुल बाहर निकलने से पहले ही खोद देंगे और फिर वो लोग वहां से भाग जाएंगे। हालांकि रॉजर का ये प्लान बिल्कुल सही था, मगर जैसे ही रॉजर उस गड्ढे को खोदकर बाहर निकलता है, उसके पैरों तले जमीन सरक जाती है। रॉजर देखता है कि उसका पूरा कैलकुलेशन गलत हो चुका है और वो जंगल में पेड़ों के बीच नहीं बल्कि जेल के बाहर की सड़क पर खड़ा था, जो जेल से महज 50 मीटर की दूरी पर थी। रॉजर ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि अगर गार्ड्स की नज़र उन लोगों पर पड़ गई तो वो लोग फौरन उन्हें गोली मार देंगे, मगर इसके बावजूद भी रॉजर सभी कैदियों से जल्दी जल्दी सुरंग से बाहर आने को कहता है, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत ही कम था और अगर वो लोग यहाँ से वापस जाते हैं तो उनकी पूरी 1 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि भागने वाले कैदियों की तादाद लगभग 200 थी और अभी वो लोग एक एक करके सुरंग से बाहर आ ही रहे थे कि तभी अंदर की लाइट चली जाती है और सुरंग के बीच का एक हिस्सा धंस जाता है। इस धंसे हुए हिस्से को खोलने में कैदियों को काफी वक्त लग गया और साथ ही साथ अंधेरा होने की वजह से वो सभी कैदी इतना धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि सुबह के 2:30 बज गए। अब आसमान में रोशनी होना शुरू हो गई थी और कैदी अभी भी सुरंग से बाहर निकल रहे थे और लगभग 76 कैदी बाहर निकलकर जंगल के अगले हिस्से में भाग गए। इसी दौरान एक गार्ड अपनी दूरबीन से बाहर की तरफ देख रहा था कि तभी उसकी नजर 3 कैदियों पर पड़ती है जो उस सुरंग से बाहर निकल रहे थे। ये देखते ही 2 गार्ड अपने हथियार लेकर उन कैदियों की तरफ भागते हैं और जैसे ही वो कैदियों के करीब पहुंचते हैं, वो कैदी अपने हाथ उठाकर सरेंडर कर देते हैं। हालांकि सुरंग के अंदर फंसे बाकी कैदियों ने वापस जेल में भागने की कोशिश भी की, मगर गार्ड्स ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया और इस तरीके से 200 कैदियों में से सिर्फ 76 कैदी इस जेल से भागने में कामयाब हो पाए, क्योंकि ये भागे हुए कैदी आसपास के जंगलों में ही भागे थे। इसीलिए महज 72 घंटों के अंदर ही उनमें से ज्यादातर कैदियों को गिरफ्तार किया जा चुका था, मगर कुछ कैदी ऐसे भी थे जो हमेशा हमेशा के लिए वहां से भागने में कामयाब हो गए और अपने अपने देश पहुंचकर जर्मनी के खिलाफ वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस पूरी जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड रॉजर ट्रेन से भागने के दौरान पकड़ा गया। इन कैदियों के भागने के बाद जर्मन फोर्सेस ने हर स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया था और इसी दौरान वो पकड़ा गया था। हालांकि इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स ग्राउंड पर कुछ कानून पास किए गए जिसकी तहत वॉर के दौरान पकड़े गए कैदियों को जान से मारा नहीं जा सकता था और अगर वो जेल से भाग भी जाए तो उन्हें बजाय मारने के दूसरी हाई सिक्योरिटी वाली जेल भेज दिया जाए। मगर क्योंकि सभी कैदी बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाली जेल से भागे थे, इसीलिए हिटलर का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो फैसला करता है कि वो जेल जाकर उन सभी कैदियों को मौत के घाट उतार देगा और उन सभी गार्ड्स और कमांडर्स को नंगा करके उन्हें सजा देगा, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से ही सभी कैदी जेल से भागे थे। हिटलर ने सभी 50 लोगों को मौत की सजा सुनाई जो भागने के बाद पकड़े गए थे और उन सभी को अपने सामने मरवाया, जिसमें से कुछ कैदियों को तो उसने खुद अपने हाथों से मारा, जिनमें रॉजर भी शामिल थे। हालांकि रॉजर का प्लान कुछ हद तक तो कामयाब हो गया था, क्योंकि इसमें कुछ कैदी हमेशा के लिए भागने में कामयाब हो गए, मगर इतने मास्टरमाइंड प्लान को अंजाम देने के बाद भी वो खुद मारा गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस सच्ची घटना पर कई सारी मूवीज भी बन चुकी है, जिसमें जिस मूवी ने सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीते थे उसका नाम था द ग्रेट एस्केप। अगर आप लोग इस वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच गए हैं तो इस वीडियो पे मैंने आपके लिए एक टारगेट रखा है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो पे 500 लाइक पूरे कर दें और साथ ही साथ 50 कमेंट भी कर दें। इससे आप लोगों के केवल कुछ सेकंड्स लगेंगे, लेकिन ये यूट्यूब एल्गोरिदम को मेरी वीडियो को और ज़्यादा रीच दिलाने में मदद करेगा। अगर आप लोगों को क्राइम स्टूडियोज चैनल पसंद है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें। मुझे जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे करने हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।
तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अलविदा।